राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे 70 के दशक की। 70 के दशक की एक पुरानी मूवी में एक गाना था, धर्मेंद्र की मूवी थी। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, लगने लगे हैं चेहरे सारे अजीब से। तो जो कुछ कल हरियाणा में हुआ, जो 2026 के राज्यसभा की 2 सीटों के रिजल्ट कल हरियाणा में आए, उसके बाद मेरे को तो सारे चेहरे अजीब से लगने लगे हैं। दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया है। मैंने अपने जीवन में शर्मनाक हार तो होते देखी थी, लेकिन कल कांग्रेस की शर्मनाक जीत होते देखी। और कई ऐसी चीज़ें देखी जिनको मेरा दिल और दिमाग यकीन ही नहीं कर रहा है कि ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ है, इसलिए यकीन करना भी पड़ेगा। कुल मिलाकर ये जो इलेक्शन था, ये 70 के दशक में रिलीज होने वाली मसाला मूवी जैसा ही था, जिसमें वॉयलेंस होती थी, थ्रिल होता था, एक्शन होता था, मार धाड़ होती थी। वैसा ही इलेक्शन था ये। तो दोस्तों, 4-5 बातें जो मुझे कम से कम हैरान कर गई, पता नहीं आपको हैरान किया या नहीं किया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये दोस्तों, कि हमारे देश में ये जनरल परसेप्शन है, आम जनता के अंदर भी, राजनीतिक दलों के अंदर भी, कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। ये बात तो सब मानेंगे, और भाजपा की पूरी राजनीति भी एंटी मुस्लिम है। लेकिन इस चुनाव से जो 2025 का ये जो चुनाव, 2026 का ये जो राज्यसभा चुनाव है, इससे ये भ्रम भी दूर हो गया। मुसलमान तो भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन मुसलमान जिनको चुन के भेजते हैं वो विधायक भाजपा को वोट देते हैं। 5 में से 2 विधायक मुसलमान हैं दोस्तों। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी 85 सीटों पर चुनाव लड़ती है। जो नूह मेवात की 5 सीटें हैं, भाजपा उस पर उम्मीदवार तो उतारती है, लेकिन भाजपा को ये पता है कि यहाँ से हम चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन हैरानी वाली बात है दोस्तों, कि जो 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, उसमें से 2 तो मेवात के निकले, एक मोहम्मद इलियास जी और एक मोहम्मद इजराइल जी। तो मेवात के मतदाताओं को ये सोचना चाहिए, और पूरे देश के मतदाताओं को ये सोचना चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते हैं। और देखो, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के प्रति प्यार और मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार, क्रॉस वोटिंग कर दी। और उनको मिलेगा क्या? क्या भाजपा उनको टिकट देगी अगले चुनाव में? और टिकट देगी तो क्या मेवात की जनता उनको वोट देगी? ये बात आपको हैरान नहीं करती? मुझको तो करती है। दूसरी बात जो सबसे हैरान करने वाली इस चुनाव में निकल के आई, वो ये आई दोस्तों, कि हम लोग जाति के नाम पे लड़ते हैं। कल ही मेरे वीडियो में एक भाई ने बहुत लंबा कमेंट किया, तो कल के मेरे वीडियो में आपको कमेंट देख लेना, उसने मेरे को क्या क्या बातें बोली। लेकिन इस चुनाव के अंदर एक बात तो साफ हो गई कि हम खामखा जाति के नाम पे लड़ते हैं। राहुल गांधी जी ने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा किया, और वो दलित भी कोई कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य तक नहीं था। वो तो एक सेक्रेटेरिएट में नौकरी करने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अभी रिटायर हुआ था। उसको राहुल गांधी ने टिकट दिया, क्योंकि वो एक अम्बेडकरवादी था। करमवीर बौद्ध जी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई करमवीर बौद्ध जी के खिलाफ, उसमें 2 कांग्रेस पार्टी के दलित विधायक भी शामिल हैं। एक सडोरा सीट से रेणु बालाजी और एक रतिया सीट से जरनैल सिंह जी। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? हम लोग जाति के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने पर लगे रहते हैं, और यहाँ जो विधायक हैं जो रिजर्व सीट से जीत कर आए हैं, वो करमवीर बौद्ध जी को वोट ना दे के भाजपा के जो दूसरे उम्मीदवार थे सतीश नांदल जी को वोट दे रहे हैं। और तीसरी जो हमारी बहन जी हैं शैली चौधरी जी, वो तो ओबीसी समाज से हैं। जिस ओबीसी समाज को राहुल गांधी सशक्त करने की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और जिसके ये गिनाते हैं कि सेक्रेटेरिएट में कितने सेक्रेटरी हैं, जुडिशरी में कितने जज हैं, उस ओबीसी समाज से आने वाली शैली चौधरी जी ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी।
और जो कांग्रेस की विधायक है गीता भुक्कल जी, उन्होंने तो कल बताया कि जब हम हिमाचल में गए थे तो किस प्रकार से हाथ में माला लेके राधे राधे जपते गई थी, लेकिन वोटिंग उसने करी भाजपा के फेवर में। और उनके पति श्री राम कृष्ण गुर्जर जी ने इस्तीफा भी दे दिया, वो कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस के हरियाणा के। तो ये सारी बातें बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और जो चौथी बात इसमें मुझे हैरान करने वाली लगी वो ये लगी कि जिन विधायकों की बाड़ेबंदी करी गई, जिनको हिमाचल में ले जाया गया 31 विधायकों को, उस 5 में से 4 तो वही निकले जो हिमाचल में गए थे, यानी जिनको बांध के रखा गया, बाड़ेबंदी करी गई, जिनको हिमाचल के महंगे महंगे रिजॉर्ट होटलों में रखा गया, उनमें से ही 4 ने बगावत कर दी। और जो यहाँ हरियाणा में रह रहे थे, खुले घूम रहे थे, उनमें से केवल एक मोहम्मद इलियास ने बगावत करी है। यानी जो हरियाणा में थे उनका दीन ईमान नहीं डोला, जो पहरे में थे उनका दीन ईमान डोल गया। तो एक बात ये भी साबित होती है कि ईमानदारी को आप खुला छोड़ दो तो भी वो ईमानदारी रहेगी, और बेईमानी को आप 7 तालों में बंद कर दो तब भी बेईमानी ही रहेगी। ये बात भी आज क्लियर हो गई। तो दोस्तों, आपको मैंने ये इतनी सारी बातें बताई, उसके बारे में आपकी राय क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अब मैं आपको कुछ और तथ्य भी बताऊंगा। एक बात रह गई थी, एक बात छूट गई थी दोस्तों, वो भी बता देता हूँ। और वो बात ये है कि कुछ लोग, कल से मैं देख रहा था, कमेंट कर रहे हैं, अनेकों वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, कोई कमी नहीं है, इस पे तो हज़ारों वीडियो बन गए। तो कोई गिनवा रहा है कि हुड्डा गुट के कितने विधायक, कोई गिनवा रहा है शैलजा गुट के कितने विधायक, लेकिन यहाँ तो गुट से ऊपर उठकर क्रॉस वोटिंग हुई है दोस्तों। ईमान जो बिका है उसमें गुट तो कोई मायने ही नहीं रखते। ये जो 5 MLA जिन्होंने अपना दीन ईमान बेचा है, इसमें से 2 तो हुड्डा गुट के हैं, एक रतिया से जरनैल सिंह जी और एक नूह मेवात से जो अपने मोहम्मद इलियास जी हैं, और 2 इसमें शैलजा गुट की हैं, 2 मैडम शैली चौधरी जी और रेणु बाला जी। और एक जो मोहम्मद इजराइल हैं वो अभी अभी वीरेंद्र सिंह के गुट में शामिल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र की यात्रा में शामिल होकर अपने को उस गुट में शामिल कर दिया था। तो ये कहना कि फलाना गुट बिक गया और ये गुट नहीं बिका, ये कहना भी गलत है। बिके हैं तो सारे ही बिके हैं, और कोई गुट इसमें दूध का धुला हुआ नहीं है। एक ये भी बात इसमें इंक्लूड कर लीजिए। और एक बात इसमें जो इंक्लूड करने वाली बात है कि इस सारे जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें जो जीत कर भी अगर कोई हारा है तो वो व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चुनाव जीत लिया है लेकिन साख उसकी बच नहीं पाई, क्योंकि उसने सारा मैनेजमेंट तो उसी के हाथ में था, उसी ने विधायकों को भेजा था, पहरे में रखा था, उसके बावजूद भी क्रॉस वोटिंग हुई। अब कुछ लोग हुड्डा को बोलेंगे कि हुड्डा तो ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब सामने वाला इतना ताकतवर हो, जिसके पास पैसे की कमी नहीं, ED CBI एजेंसियों की कमी नहीं, हर चीज़ से, तो उसके सामने अच्छा जो राजनीति का चाणक्य वो भी फेल हो ही जाता है। आप कितना भी कुछ कर लो, उन विधायकों को आपने फिजिकली तो बाड़ेबंदी कर ली, लेकिन उनके जो और सोर्सेज थे वो तो बाहर थे। खैर, और जो सबसे बड़ा अचीवर है इस मामले में वो है अभय चौटाला। अभय चौटाला को हर चुनाव में दोनों तरफ से जूते पड़ते थे, कोई उसे कांग्रेस की भी टीम बताता था, कोई भाजपा की बताता था। इस चुनाव में उसने न्यूट्रल रहकर अपनी साख को पूरी तरीके से बचाया है और अपने मतदाताओं के बीच में अपनी इज्जत भी बढ़ाई है। अगर अभय चौटाला वोट कर देता तो किसी को भी वोट करता, उसको अल्टीमेटली ये बुराई मिलनी थी कि इसने करमवीर बोध को हरवा दिया और सतीश नांदल को जितवा दिया। और सही बात, अगर 2 वोट और उसके पड़ जाते सतीश नांदल के पक्ष में तो करमवीर बोध को जीतना नहीं था। तो ये बात अभय चौटाला को इस मामले में काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। अब मैं बात आपको एक दूसरी बताता हूँ। अभी मैंने दोस्तों 3-4 दिन पहले अखबार में एक फ़ोटो देखी, जिसमें हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी
सिखों वाली पगड़ी पहनकर पंजाब में भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जहां हमारा एक बार 19% वोट आ जाता है वहां पर अगले चुनाव में हम सरकार बना लेते हैं। उन्होंने उड़ीसा का उदाहरण दिया, उन्होंने बहुत सारे मणिपुर का, मेघालय, मणिपुर का और ये आपका असम का, त्रिपुरा का, उत्तराखंड का उदाहरण दिया, लेकिन हरियाणा का उदाहरण नहीं दिया। हरियाणा में 2009 में उनके मुश्किल से 9% वोट और 4 MLA थे और 2014 में सरकार बन गई थी। तो अब उनका टारगेट है पंजाब। तो मैं ये सोच रहा था कि जिन सिखों को वो खालिस्तानी कहते थे किसान आंदोलन में, और ये कहते थे कि इन लोगों को चीन और पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है, और जिन सिखों को इन लोगों ने किसान आंदोलन में इतना बदनाम किया कि ये तो यहाँ पे सारे खालिस्तानी बैठे हैं, कीले गाड़ी जो भी किया, क्या वो सिख उन बातों को भूल जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी जब वो फिरोजपुर जा रहे थे और किसानों ने उनका रास्ता रोका था, उस बात को भी वो भूल के क्या भाजपा को वोट कर देंगे? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वोट इनको प्राप्त करने की एक अलग ही ट्रेनिंग है, एक अलग ही टैक्टिस है। ये वोट कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखना, दक्षिण भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो अब तक भाजपा से बहुत दूर थे और उन राज्यों में भाजपा की सरकार बनने की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी। एक तमिलनाडु और एक केरल, और उत्तर भारत में पंजाब। इन 3 राज्यों में भी कम से कम ये जो हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव है, इसका रिजल्ट देख के मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इन 3 राज्यों में भी जल्दी ही भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब वो वोट लेने का तरीका क्या है, वो एक अलग ही गहन और शोध का विषय है। और अंत में मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक और बात बता देता हूँ, बहुत गहन सूचना आपको दे रहा हूँ। अगले 3 से 4 महीने में कांग्रेस के 2 MLA भाजपा ज्वाइन करेंगे, जिनका नाम इस 5 क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों में नहीं है। एक तो गोकुल सेतिया और एक अपने जो बादली के विधायक हैं कुलदीप वत्स, देख लेना आप। और फिर वो अपनी विधायकी से भी इस्तीफा देंगे, भाजपा ज्वाइन करेंगे और भाजपा उपचुनाव में उनको टिकट देगी और वो चुनाव जीत भी जाएंगे, क्योंकि भाजपा कभी उपचुनाव हारती नहीं है। दोनों विधायकों का तर्क ये है कि हमारा नाम झूठा उछाला गया है इस क्रॉस वोटिंग वाले मामले में और पार्टी में हमारा दम घुट रहा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, तथा जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया इस QR कोड को एक बार स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। आपकी आर्थिक मदद मेरे को अंदर से मजबूती देती है और मुझे आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ये रहा QR कोड दोस्तों। इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।